हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबिदस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर कवर करते हैं और ये सारा आपको स्लाइड वाइज मिलता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिल रही हैं, आपका प्यार भी बहुत सारा मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, पेन कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल है। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ में हमने क्या क्या कवर करना है। तो ईरान की महसा अमीनी को ईयू का शीर्ष मानव पुरस्कार मिला है। आगे क्लासिकल शतरंज में कार्लसन को हराकर कार्तिकेय ने रचा इतिहास, इसके बारे में बात करेंगे। रैपिडेक्स जो है उसको नमो भारत का नाम दिया गया है। रैपिडेक्स एक ट्रेन चलाई गई है जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बीच में चलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब जिला समिति तय करेगी। तो जो पीएम उज्ज्वला योजना होती मतलब चल रही थी पीएम की, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा प्रावधान बदला गया है। तो वो क्या प्रावधान है, किस तरीके से अब लाभार्थी का नामांकन किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे, क्या चेंजेस हुए हैं। आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मानसून समय तारीख से 4 दिन बाद लौटा। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्टैटिक पोर्शन में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि मानसून कैसे भारत में एंट्री करता है, कहाँ से आता है, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे यहाँ पे। आगे है, फरवरी में आर पार होगी उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो कौन सी उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन रही है, क्या नाम है, और इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करते हैं इसराइल का जो संघर्ष चल रहा है, इसराइल और हमास, मतलब कि गाजा पट्टी पे जो फिलिस्तीन के बीच में, मतलब आप इसराइल फिलिस्तीन पूछ लो, बोल लो, या इसराइल हमास बोल लो। अब उसमें क्या क्या और आपके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखेंगे, यहाँ पे किस तरीके की हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कवर करेंगे कि हमास और इसराइल इसमें से किसने युद्ध का अपराध किया है। तो इसके बारे में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नियम कानून है युद्ध को लेके, और कौन सा देश कब किस देश पर आक्रमण कर सकता है और कब नहीं कर सकता है, कब उल्लंघन माना जाएगा, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके न्यूज़पेपर में कवर की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपनी स्लाइड से। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके सामने है कि ईरान की जो महसा अमीनी है, इनको ईयू का शीर्ष मानव पुरस्कार जो प्रदान किया गया है। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हिजाब ना पहनने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और पुलिस हिरासत में ही इनकी पिछले साल जो है वो क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो जब भी मौत हो गई तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि भाई ईरान में ऐसी चीज़ें मतलब होना हमारे लिए तो बड़ी बात है, पर ईरान में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना और उनकी उस पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या है और क्यों इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ईरान में पिछले वर्ष आवश्यक इस्लामी हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत पाई गई खुर्शीद मूल की ईरानी महिला महसा अमीनी को गुरुवार को यूरोपीय यूनियन के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। सम्मान समारोह में 13 दिसंबर को सम्मान समारोह होगा। महसा अमीनी की मौत के विरोध में ईरान के साथ विश्व भर में लंबे समय तक प्रदर्शन हुए थे। ईरान में प्रदर्शन से घबराकर सरकार को दमनात्मक रवैया अपनाना पड़ा था। ठीक है, मतलब कि उनको लाठी डंडे चार्ज करने पड़े थे एक तरीके से। तो यूरोपीय संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था। इसे मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सखारोव का 1989 में निधन हो गया। इस वर्ष के अन्य फाइनलिस्टों में बिल्मा नुनेज डी एस्कोर्सिया और रोमन कैथोलिक बिशप रोलैंडो अल्वारेज शामिल थे, जो निकारागुआ में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई में दो प्रतीकात्मक व्यक्तित्व महसा अमीनी की, ठीक है, प्रतीकात्मक व्यक्तित्व हैं। महिसा अमीनी की 16 सितंबर 2022 को मौत हो गई थी। उसे 3 दिन पहले कथित रूप से आवश्यक हेड स्कार्फ पहनने के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो ये पुरस्कार जिनके नाम पे रखा गया है उनके बारे में यहाँ से थोड़ी सी डिटेल दे रखी है आपको कि किसके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया था। तो 1988 में जो है आपके आंद्रेई सखारोव थे जिनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और इनके बारे में बात की गई है तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था सखारोव को 1989 का। ठीक है, और उनके नाम पे जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी जो अब दिया गया है आपका ईरान की महसा अमीनी जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्लासिकल शतरंज में कार्लसन को हराकर कार्तिकेय ने इतिहास रच दिया है। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। कार्तिकेय को बधाई है जिन्होंने कतर मास्टर्स 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी सफलता ने देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने विश्व नंबर 1
नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को हराने की अविश्वसनीय उपलब्धि प्राप्त की है। अगले दौर के लिए उन्हें शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही थी। अब थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं इस बारे में कि कौन है ये जिन्होंने कार्लसन को हराया है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट चल रहा था आपका, और वहाँ पे जो है विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आपके कार्लसन को चौंकाते हुए करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही कार्तिकेयन कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कार्तिकेयन से पहले 2005 में पी हरिकृष्णा ने कार्लसन को हराया था, जब नॉर्वे का यह खिलाड़ी केवल 14 वर्ष का था। ठीक है, मतलब कि जब कार्लसन 14 वर्ष के थे तब 2005 में, कार्तिकेय से पहले 2005 में जो है आपके पी हरिकृष्णा जी ने इनको हराया था। पी हरिकृष्णा के बाद विश्वनाथन आनंद ने कार्लसन को हराया था, और विश्वनाथन आनंद के बाद अब कार्तिकेयन के 7 में से 5-5 अंक हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बनती है। आगे बात करेंगे कि देश की पहली रैपिडेक्स को नमो भारत का नाम दिया गया है। क्या है रैपिडेक्स, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको एक बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कांग्रेस ने पीएम की आलोचना, तो ये चलती रहती है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली रैपिडेक्स का गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। रीजनल रैपिडेक्स ट्रांजिशन सिस्टम की ट्रेनों को नमो भारत नाम से जाना जाएगा। वसुंधरा सेक्टर 8 में जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने इसको बताया था। विशेष सुरक्षा दल, अर्धसैनिक बल, बाहरी जिलों से आए अधिकारी, पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक वाला खंड 21 अक्टूबर से आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस खंड में 5 स्टेशन हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, ठुहाई और दुहाई डिपो। इस कॉरिडोर को आधारित 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो रैपिडेक्स की रफ्तार लगाई है एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम। अब जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रैपिडेक्स की भी शुरुआत की गई है। अब थोड़ा सा रैपिडेक्स को मैप के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। ₹2.94 जो है वो आपके प्रति किलोमीटर किराया होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक का 50 रुपये लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है वो आपकी 30,274 रुपये टोटल लागत है। 17 किलोमीटर ये कॉरिडोर है जहाँ पे खोला गया है साहिबाबाद से दुहाई के बीच में, और इसके बीच में कितने स्टेशन हैं इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो आपका ये पूछा जा सकता है कि रैपिडेक्स का नाम क्या है, नमो भारत नाम दिया गया है, कौन से कॉरिडोर के लिए शुरू किया गया है, तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए शुरू किया गया है, और क्या क्या स्टेशन हैं। ठीक है, इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, बस आप ज्वाइन करें, देन मैं शेयर करूँ। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब जिला समिति तय करेंगे। अब पीएम उज्ज्वला योजना का निर्धारण पहले कौन करता था, अभी कौन करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। पहले तेल कंपनियां करती थी लाभार्थियों का चयन। देश के सभी जिलों में बनाई जाएगी जिला उज्ज्वला समिति, और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तो यहाँ से आपको जानने के लिए बस इतना ही है कि पीएम उज्ज्वला योजना पहले जो है वो तेल कंपनियां निर्धारित करती थी लाभार्थियों की लिस्ट। अब जो है हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी जिसके प्रमुख जो है वो जिलाधिकारी रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में हम देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की जांच अब जिला स्तरीय समिति करेगी, इसके बारे में बात की गई है। इस योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर पिछले माह कैबिनेट ने जो है वो क्या लगाया, आपकी मोहर लगा दी है। उसके बाद मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो वो पूरी न्यूज़ आपको एज इट इज़ नहीं पढ़नी होती है, उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए हैं, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, और अब जो है वो आपका क्या होगा, जिला स्तर पर एक समिति का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे हम बात करेंगे मानसून। समय तारीख से 4 दिन बाद भारत से लौटा। अब भारत में मानसून किस तरफ से आता है ये आपको पता होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ से भारत में मानसून की एंट्री होती है, और फिर भारत में मानसून एंट्री होने के बाद जब दोबारा से मानसून आता है तो वापसी का जिसको मानसून बोला जाता है, तो वो आपका वापसी मानसून भी बारिश करता है। और जब भारत में मानसून की जो आपकी एंट्री होती है तब भी जो है इंडिया के अंदर बरसात का मौसम आता है। तो अभी जो यहाँ पे बात की जा रही है,
हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे आपका है ये, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये साउथ वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये आपको पता ही है। और ये हमारा पश्चिम वाला हिस्सा, पश्चिम की तरफ जो हमारा हिस्सा होता है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हिस्सा कहलाता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से एंट्री करेगा। अब देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की तारीख 15 अक्टूबर है। सामान्य तारीख से 8 दिन बाद शुरू हुई थी मानसून की वापसी। तो अब देखते हैं क्या मौसम वैज्ञानिक विभाग ने कहा है यहाँ पे। तो IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर की सामान्य तारीख के 4 दिन बाद गुरुवार को भारत से पूरी तरह लौटा गया है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया सामान्य तिथि से 8 दिन बाद 25 सितंबर से शुरू हुई थी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। ठीक है, तो केरल आपको पता ही है कि जो आपको मैंने मैप से समझाया है, यहाँ पे केरल होता है और केरल से ही मानसून की एंट्री जो है वो भारत के अंदर होती है। ठीक है, और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं। अब ये मानसून से आप ये समझ लो कि पूरे मानसून आप इस एक क्लिप इसे कटिंग से जो है पूरा मानसून समझ सकते हो एक स्लाइड से, कि कैसे भारत में मानसून आता है, किस तारीख तक रहता है, किस तारीख से एंट्री होती है, कितने दिन इस बार लेट था, कब वापस जाता है। तो ये पूरी डिटेल आगे देख रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तर पश्चिम मतलब कि केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। उत्तर पश्चिम भारत से 17 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरुआत होती है। मैंने बताया आपको कि वापसी भी होती है। तो उत्तर पश्चिम से 17 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी होती है और 15 अक्टूबर तक ये पूरी तरह लौट जाता है। तो अभी मानसून हमारा क्या हुआ, लौट गया है। ठीक है, जब मानसून आता है तो आपकी शुरुआत होती है 25 सितंबर को शुरू हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। IMD ने बयान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 19 अक्टूबर को देश के बाकी हिस्सों में लौट चुका है। बयान में कहा गया है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाएं चलने के साथ अगले 3 दिन में इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा गतिविधि शुरू होने का अनुमान है। हालांकि सामान्य तौर पर उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत क्षण कमजोर रहने की संभावना है। भारत में अल नीनो की मजबूत स्थिति के बीच 4 महीने के मानसून के दौरान लंबी अवधि के औसत 868.6 mm की तुलना में इस बार 820 mm बारिश दर्ज की गई है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। अब क्या है अल नीनो, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, आप देख सकते हैं इस लाइन से। तो अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। यह मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा से जुड़ा हुआ है। तो अल नीनो क्या चीज़ है, अल नीनो एक तरीके का जलवायु पैटर्न होता है जो आपका मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा से होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब भी अल नीनो इफेक्ट लग जाता है तो मतलब ये होता है कि उस वर्ष जो है वर्षा होने की संभावनाएं कम होती हैं। 2023 से पहले भारत में लगातार 4 वर्षों तक मानसून के मौसम में सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। LPA के 96% से 104% के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। ज्ञातव्य है कि सामान्य रूप से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। ठीक है, 1 जून को केरल से एंट्री लेता है, केरल से जो है वो भारत में एंट्री लेता है और आपके सितंबर में वापस चला जाता है और 8 जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाता है। मतलब 8 जुलाई तक पूरे भारत में होगा, फिर उसकी वापसी की शुरुआत होती है। तो ये न्यूज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस न्यूज़ को मैंने पूरा इसीलिए कवर किया है कि आप मानसून के बारे में अच्छे से समझ सकें। आगे हम बात करेंगे ऑल वेदर रोड परियोजना। ऑल वेदर रोड परियोजना क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या था ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। तो ये आपका वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चारधाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत की थी। इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की राह को सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी। तो यमुनोत्री हाईवे पर सिकियारा और जंगल चट्टी के बीच करीब 4 किलोमीटर हो चुका है डबल लेन सड़क सुरंग का निर्माण। सुरंग निर्माण के बाद 26 किलोमीटर कम हो जाएगी गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे कुछ खासियत इसकी देख लेते हैं हम। हिमालय क्षेत्र की सबसे चौड़ी सड़क सुरंग ये होगी हमारी। ठीक है, NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल के अनुसार न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग में मेथड में 24 घंटे काम चल रहा है और सुरंग निर्माण में कम समय के साथ लागत भी कम आती है। बताया है कि सुरंग का व्यास
15.095 मीटर है, जबकि अटल सुरंग 13 मीटर व्यास वाली है। इसलिए यहाँ से ये हिमालय क्षेत्र की सबसे चौड़ी सुरंग होगी, लंबी नहीं चौड़ी सुरंग होगी। इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चौड़ी सुरंग की बात करेगा तो आप इसका नाम लेंगे। तो ये आपको इस तरीके की सुरंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक आपका ब्रीफली जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में कौन सी सुरंग किस यात्रा को जोड़ेगी, तो ये हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2019 में 7 जनवरी को नव युग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने इस डबल सुरंग ट्रेन पर कार्य शुरू किया था और सितंबर 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि फरवरी तक शेष 550 मीटर हिस्से की खुदाई कर सुरंग को आर पार करने का लक्ष्य है। अब देखते हैं चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव धरसू से यमुनोत्री हाईवे शुरू होता है और धरासू से यमुनोत्री के आखिरी सड़क पड़ाव जानकी चट्टी की दूरी 106 किलोमीटर है। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई से राड़ी टाप होकर गुजरने वाला यह मार्ग सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बाधित रहता है। यह मार्ग बाड़कोट, पुरेला, मोरी तहसील की करीब 2 लाख की आबादी को जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से भी जोड़ता है। चारधाम की यात्रा को सुगम बनाने, आमजन की सुविधा के लिए और बर्फबारी की समस्या से निजात पाने के लिए यह सिकियारा से जंगल चट्टी के बीच ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग निर्माण की योजना बनी और वर्तमान में राड़ी टाप होते हुए सिकियारा से जंगल चट्टी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस परियोजना का बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। 2017 में इसकी शुरुआत, मतलब ये प्रोजेक्ट को शुरुआत का नामकरण किया गया था या शुरुआत की गई थी और 2024 में इसका लक्ष्य रखा गया था। किसके बीच में है, कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगी, तो ये आपको एक यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी इससे कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या है। इजराइल और हमास संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। अरब देशों को लामबंद कर सकता है इस्लाम। हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने आतंकी संगठन के समूल नाश की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इजराइल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहता है कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उसकी सीमा में घुसकर नागरिकों का या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमले करने की जरूरत न कर पाए। हालांकि इजराइल हमास संघर्ष ने सिर्फ अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया को रोक दिया है, बल्कि इस संघर्ष ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों की एकजुटता के खतरे को भी काफी बढ़ा दिया। अरब देशों का हमला और फिलिस्तीनियों का विस्थापन, इसके बारे में कुछ खास डिस्कशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे है जंग का दौर। 1956 के स्वेज संगठन के बाद इजराइल और अरब देशों के संबंध और खराब हुए थे। 1967 में मिस्र ने इजराइल के पोतों के दौरान पोतों के लिए तिरान खाड़ी बंद करने की घोषणा की थी। जो इनकी तिरान खाड़ी है, कल मैंने ये डिस्कस किया है कल की न्यूज़ में, तो वो वाली बंद करने की घोषणा की थी। 6 दिन के युद्ध विराम में मिस्र ने गाजा पट्टी, सीरिया ने गोलोन और हाइट्स गवा दिया और जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक से नियंत्रण खो दिया है। मतलब ये पूरा कब्जा कर लिया है। अब इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन कल के न्यूज़पेपर में, जो कल वाली मैंने करंट अफेयर कवर की है, उसमें बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझाया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, 1969 और 1973 की लड़ाई इजराइल, मिस्र और सीरिया के बीच हुई। अमेरिका और सोवियत संघ ने भी अपने पक्ष की लड़ाई में मदद की थी। अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात करते हैं ये कि अरब राष्ट्रवाद क्या है और फिर अब्राहम समझौता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे। तो अरब राष्ट्रवाद, अरब देशों ने इजराइल के साथ बार बार युद्ध किया और नतीजे के तौर पर सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि दूसरे अरब देशों को भी अपनी जमीन इजराइल के हाथों गंवानी पड़ी। 1950 और 1960 के दशक में अरब राष्ट्रवाद पूरे उभार पर था और इस दौरान फिलिस्तीन का मुद्दा अरब राष्ट्रवाद के केंद्र में रहा। कई अरब नेताओं की इसकी वजह से सत्ता भी मिली और जिन अरब नेताओं ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो मतलब ये पूरा डिस्कशन मैंने किया था। तो मेन मुद्दा जो था, सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि 3 आपकी चीज़ें थी। मतलब यरूशलेम था, यरूशलेम में सबसे पहले अरब कंट्रीज, मतलब कि मुस्लिम समुदाय के लोग और आपके इजराइल यहूदी समुदाय के लोग, ठीक है, यहूदी या जो मतलब आपका यरूशलेम बोला जाता है, तो उनको यहूदी लोग जो हैं वो, तो इनका जो आपका मेन जो एक टेम्पल है वहाँ पे यरूशलेम में, तो उसको लेके दोनों लोगों के बीच में लड़ाई है, जिसको हम बोलते हैं। तो
वहाँ पे ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था कि अरब कंट्री को हिस्सा अलग से बंटवारा कर दिया गया था और आपका जो इजराइल है उसको अलग बांट दिया गया था। तो ये मैंने न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ डेली करंट अफेयर में, आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये शायद मैंने 8 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में कवर किया है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चूंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम पूरा इसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आज की इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये है कि हमास और इजराइल किसने किया है युद्ध का अपराध। तो ताज़ा संघर्ष में हमास और इजराइल दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे युद्ध अपराध के साजिश जुटा रहा है। आइए समझते हैं कि युद्ध के नियम क्या हैं और इनका उल्लंघन करने पर देश व अधिकारियों को कैसे जवाबदेही ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है युद्ध के नियम, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो सशस्त्र संघर्ष के कुछ तय नियम हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नियमों को मान्यता हासिल है। ये नियम आक्रामक युद्ध का निषेध करते हैं। युद्ध के समय सेनाएं सभी पक्ष किस तरह का व्यवहार करेंगे इस पर जिनेवा सम्मेलन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है। ये कानून द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए और लगभग हर देश ने इस पर सहमति जताई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका 1949 का नियम क्या है। तो 1949 में 4 बातों पर सहमति बनी। इसके तहत कहा गया था कि घायलों और बंदियों के साथ युद्ध के समय मानवीय व्यवहार किया जाएगा। बंदियों की हत्या, उत्पीड़न, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। सेनाएं दूसरे पक्ष के बीमार घायलों को इलाज मुहैया कराएंगी। नियम 2 देशों के बीच युद्ध हो या 2 पक्षों के बीच संघर्ष जैसे इजराइल और हमास, इसमें एक पक्ष देश नहीं है, दोनों पर लागू होता है। मतलब कि अगर एक कंट्री है और एक सिर्फ कंट्री नहीं भी है तो दोनों पर लागू होगा। आगे बात करते हैं कि रासायनिक हथियार पर प्रतिबंध है। तो दूसरे समझौते पर कुछ खास तरह के हथियार जैसे कि रासायनिक और जैविक हथियार पर प्रतिबंध लगाते हैं। नहीं, सभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर देश ने इन समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं क्या हमास ने युद्ध अपराध किया है, इसके बारे में बात की गई है। तो हमास ने इजराइलियन के नागरिकों की उनके घर में हत्या की है, जिसमें से बच्चे बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने नागरिकों को बंधक बनाया। इजराइल का कहना है कि हमास के हमले में कम से कम 1400 लोगों की मौत हुई और 199 लोगों का अपहरण किया गया। विशेषज्ञ का कहना है कि ये साफ तौर पर युद्ध अपराध है। क्या इजराइल का जवाब वैध है? गाजा के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की बमबारी 2800 लोगों की मौत हुई है और 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आलोचकों का आरोप है कि इजराइल गाजा के 20 लाख निवासियों को दंडित कर रहा है। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि उसने सिर्फ वैध सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना पर व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल करने का आरोप है, हालांकि इजराइल की सेना ने इससे इनकार किया है। अब क्या है व्हाइट फास्फोरस और इसका इस्तेमाल करने पर क्या होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये फास्फोरस बम है, ठीक है, और ये हवा के संपर्क में आने तक तब तक जलते हैं जब तक कि या तो पूरी तरीके से फास्फोरस ना खत्म हो जाए और या तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए एटमॉस्फेयर की। तो ऑक्सीजन तो खत्म होना इम्पॉसिबल है, तो जब तक ये फास्फोरस बॉम्ब की फास्फोरस नहीं खत्म होती तब तक ये जलते रहते हैं यहाँ एटमॉस्फेयर में जब इनको डाला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको जला के राख कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनको फास्फोरस बम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कानून तोड़ने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मौजूद संघर्ष में दोनों पक्षों द्वारा किए गए युद्ध अपराध के साक्ष्य जुटाने के साथ उनको संरक्षित कर रहा है। फिलिस्तीनी इलाके में हालात पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा की जा रही जांच में इन सबूतों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन कुछ देश ICC के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर की। इस तरीके से आप पूरी डिटेल जानकारी एक अच्छे से न्यूज़पेपर को आप रीडिंग कैसे करते हैं ये भी आप समझ पा रहे होंगे और इस वीडियो से आप पूरी हेल्प ले पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस न्यूज़पेपर में या डेली करंट अफेयर्स में आती हैं उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दिया करूं। जैसा कि कल मैंने एक गाजा पट्टी कल जो है मैंने आपके मिस्र से वो किस तरीके से मिस्र के रास्ते जो है गाजा को हेल्प पहुंचाई जा सकती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे जो व्हाइट फास्फोरस आया हुआ है इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको दूंगा और एक वीडियो मैं आपको MSP के ऊपर दूंगा जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो आप देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ उनके पास ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।